तो जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, म्यूटेशन थ्योरी। यानी लास्ट क्लास में हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, डार्विन के और लैमार्क के थ्योरी की बात की थी। आज हम बात करने वाले एक नई थ्योरी की जिसका नाम क्या है, म्यूटेशन थ्योरी। अगर हम बात करें बच्चे म्यूटेशन थ्योरी तो दिया था हुगो डी बेरीज। किसने दिया था? हुगो डी बेरीज ने दिया था। और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया था भैया? यानी इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जिस पे स्टडी करके इन्होंने थ्योरी दी थी उसका नाम है इवनिंग प्राइम रोज। क्या नाम है? इवनिंग प्राइम रोज, जिसका साइंटिफिक नेम होता है इनोथेरा लैमार्कियाना। इनोथेरा लैमार्किया। जब इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको पता चला कि भाई साहब जो म्यूटेशन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है किसका? वेरिएशन का। म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो पहली बात सर, म्यूटेशन क्या होता है यही बता दो। हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सडन चेंज अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। यानी सिंपल शब्दों में म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल change in the genetic material, sudden heritable change in the genetic material यूजफुल म्यूटेशन जो है नेचर उसको क्या करता है? सेलेक्ट करता है। ओनली यूजफुल म्यूटेशन सेलेक्टेड बाय नेचर, सेलेक्टेड बाय नेचर। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि म्यूटेशन डायरेक्शनलनेस और रैंडम होना। और म्यूटेशन की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही है, ठीक। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ओनली यूजफुल वेरिएशन जो होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? रिजेक्ट होते हैं। इनके हिसाब से मतलब जब भी इवोल्यूशन यानी नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होनी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होगी। धीरे धीरे डार्विन के साथ तो क्या चल रहा था, धीरे धीरे यूजफुल वेरिएशन इकट्ठा होते चले जाएंगे और फिर जाकर के एक बढ़िया सी नई वैरायटी वाली स्पीसीज बनेगी। इनके हिसाब से बस तुरंत चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाता है। कहने का मतलब एक बार अचानक से ऐसा म्यूटेशन होगा आपके शरीर के अंदर कि आपका पूरा हुलिया ही बदल देगा और नया इवोल्यूशन, ठीक है ना।
तो इनके हिसाब से जब कभी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, तो इसे हम बोलते हैं सॉल्टेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉल्टेशन बोलते हैं। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो है कॉजेज स्पीसीएशन, मतलब भैया नई स्पीसीज की फॉर्मेशन कर देगा। वाह वाह, क्या बात है, देख रहे हो? तो ये हमारी थी म्यूटेशन थ्योरी। अगर आप देख पा रहे हो तो म्यूटेशन थ्योरी बेसिकली फोकस कर रही है कि वेरिएशन आ कैसे रहे, क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है, वेरिएशन आ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब आपको पता है इस थ्योरी में भी आधी अधूरी बातें ही लग रही हैं, तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो जाएगी। और हमारे पास अब जो शुरू होगी वो है मॉडर्न थ्योरी, दैट इज नियो डार्विनिज्म। तो ये एक लास्ट लाइन बची होगी आई थिंक, नोट करने के लिए, नोट कर लो, आगे चलते हैं, ठीक है ना। और हेडिंग डालोगे नियो डार्विनिज्म। अच्छा एक और चीज, ये पीछे अच्छा डार्विन की थ्योरी थी ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो नियो डार्विनिज्म है यानी मॉडर्न थ्योरी है, उसमें एक चीज है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन। इससे पहले जब आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी तो डार्विन की थ्योरी के अंदर यूनिट ऑफ इवोल्यूशन स्पीसीज थी। क्या थी? स्पीसीज। ये भी एक समस्या थी डार्विन की थ्योरी की। कैसे? कि अगर मैं यूनिट ऑफ इवोल्यूशन को स्पीसीज मान लूंगा तो हम सब तो सेम ही स्पीसीज हैं, होमो सैपियंस। तो मतलब क्या हुआ, अगर इस क्लासरूम में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से किसी 1 2 4 5 10 के अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया या इवोल्यूशन हो गया, और उनसे कुछ नई वैरायटीज बन गई, तो दुनिया के हर कोने में बैठे स्पीसीज की नई वैरायटी बनेंगी। अभी तो वाहियात बातें हुई ना, सुनने में लग रहा है। क्या बताओ भैया, हम सब क्या है? एक ही स्पीसीज है भैया। दुनिया के किसी भी कोने में इंसान होगा वो सेमी स्पीसीज है। और अगर मैं यूनिट ऑफ इवोल्यूशन स्पीसीज बोल दूंगा, इसका मतलब अगर एक स्पीसीज के अंदर एक जगह पर मौजूद स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन हुआ, दुनिया के हर कोने में मौजूद स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको चेंज किया गया मॉडर्न थ्योरी के अंदर या नियो डार्विनिज्म के अंदर। और यूनिट ऑफ इवोल्यूशन किसको माना गया? पॉपुलेशन को। किसको माना गया? पॉपुलेशन को। और पॉपुलेशन को मानने का क्या फायदा हुआ? तो भाई देखो, पॉपुलेशन क्या होता है? किसी एक एरिया के अंदर मौजूद जो लोग, स्पीसीज के जो लोग होते हैं, जो रह रहे होते हैं किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे इस क्लासरूम में बैठे बच्चे जो हैं वो क्या है? यहाँ की पॉपुलेशन है। इंडिया में रहने वाले लोग क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन है। तो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन अगर मैं पॉपुलेशन मान लूं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस क्लासरूम में बैठे लोगों के अंदर इवोल्यूशन हो तो इवोल्यूशन यहीं तक रहेगा, इससे बाहर की पॉपुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम थी कि कहीं भी हो जाएगा इवोल्यूशन, वैसा नहीं, या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन मिलने की वजह से सिर्फ वही इवोल्यूशन होगा। यानी मॉडर्न थ्योरी के अंदर यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है? पॉपुलेशन। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियो डार्विनिज्म। क्या बोलते हैं? नियो डार्विनिज्म बोलते हैं। वैसे तो इसका एक और नाम है सिंथेटिक थ्योरी। क्या नाम है? सिंथेटिक थ्योरी। अब डार्विन का नाम क्यों लगाया हमने यहाँ? क्योंकि भैया डार्विन की थ्योरी का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये। ठीक, मतलब उसकी कमियां जो थी डार्विन की उसको दूर करके हमने यहाँ पहुंचा दिया। अगर हम बात करें गिवन बाय, किसने दिया था भाई साहब? पहली बात तो डार्विन का कंट्रीब्यूशन था, ह्यूगो डी वेरीज का, ह्यूगो डी वेरीज का कंट्रीब्यूशन था, माल्थस, याद है ना, जिससे डार्विन इंस्पायर थे, माल्थस का भी कंट्रीब्यूशन था।
वैलेस याद है, जिन्होंने डार्विन को अपनी ऑब्जर्वेशन मलाय आर्किपेलागो आइलैंड से दी थी। वैलेस, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। एक भाई साहब थे हक्सले, इनका भी कंट्रीब्यूशन था। हेल्डेन, वही ओपेरन हेल्डेन वाले हेल्डेन, इनका भी कंट्रीब्यूशन था। एक भाई साहब थे मेयर, इनका भी कंट्रीब्यूशन। मैं आगे लिख रहा हूँ ईटीसी, मतलब यहाँ एक लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, सबने मिलके दिया, इसलिए इस थ्योरी में कोई कमी नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर सबने मिलके दिया है तो कमी निकालेंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था भाई, कि जो हमारा ये नियो डार्विनिज्म है, इसमें बहुत सारे लोग थे, तो कमी वमी तो कोई निकालेगा नहीं। तो सबसे पहली बात, इस थ्योरी के अंदर यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, वो क्या थी? पॉपुलेशन। क्या थी वो? पॉपुलेशन। ठीक, अब सुना ध्यान से, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना। यहाँ एक टर्म हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जीन पूल। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जीन पूल। सुनना ध्यान से, जीन पूल क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल जीन एंड एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन, या एलील ऑफ ए पॉपुलेशन, ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स और एलील का टोटल जो सम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। समझाता हूं मैं जीन पूल को, देखना। अगर मान लिया, लेट से ये एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोग रहते हैं। एक ये भाई साहब हैं ए, एक ये भाई साहब हैं बी, एक ये भाई साहब हैं सी, मतलब सबका अलग अलग नाम है। यही जैसे मान लिया जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, हमने क्या किया? सबके जीन्स की स्टडी की। हमें ये पता चला कि इन भाई साहब के पास एक जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इन भाई साहब के पास एक जीन है कैपिटल ए कैपिटल ए, इन भाई साहब के पास एक जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी। इनके पास जो जीन था वो स्मॉल ए था, इनके पास जो जीन था स्मॉल टी था, और एक इनके पास जीन जो था कैपिटल बी। इनके पास तीन है, मान लिया कैपिटल ए है, यहाँ मान लिया कैपिटल बी है, और यहाँ मान लिया स्मॉल टी। एक पॉपुलेशन के अंदर तीन लोग थे और तीनों लोगों के पास यही यही जीन्स मौजूद थे। अब अगर मैं इनके अंदर बात करूं, तो मैं टोटल डोमिनेंट एलील अगर जोड़ूंगा, डोमिनेंट एलील काउंट करूं तो कितना है? अगर आप देखो तो एक यहाँ है, दो यहाँ है, तीन हो गए, और एक यहाँ चार। सही बात है ना? चार और दो छह हो गए, और छह और दो आठ, और दो 10, यानी टोटल डोमिनेंट एलील कितने आए? 10। अगर मैं टोटल रिसेसिव एलील जोड़ूं, टोटल रिसेसिव एलील जोड़ूं, तो इसको भी काउंट कर लेता हूं। एक है, आठ है, काउंट कर लिया, तो ये कितने हैं? 8। अब यही जो टोटल है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। और मॉडर्न थ्योरी कहती है कि हर एक पॉपुलेशन के अंदर ये जीन पूल कांस्टेंट रहते हैं, अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में, इफ या ऐसे एनी चेंज
एनी चेंज occurring in gene pool will cause evolution। यानी अगर जीन पूल के अंदर कोई चेंज होगा, इस चेंज की वजह से क्या होगा भाई साहब? एवोल्यूशन। क्या होगा? एवोल्यूशन। ठीक, उसके बाद जीन पूल यूजुअली remains constant generation after generation। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक, अब रही बात कि सर अगर जीन पूल में चेंज आएगा तो कैसे आएगा, इसकी बात करेंगे, बट इसको नोट डाउन करो और उसके बाद आगे वाला एक डायग्राम थोड़ा रफली बना लो, उसको चलते आगे। हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग जीन पूल। फैक्टर अफेक्टिंग जीन पूल इसी टॉपिक के अंदर है। फैक्टर अफेक्टिंग जीन पूल। अगर हम जीन पूल के फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है बच्चे, वो है जीन माइग्रेशन। या जीन फ्लो। सिंपल शब्दों में जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो क्या होता है? मान लिया ये कोई पॉपुलेशन, ये क्या है? कोई पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में बाहर से कोई आ जाता है या इस पॉपुलेशन से कोई बाहर चला जाता है। तो एक क्या है? एमिग्रेशन। एक क्या है भाई साहब? एमिग्रेशन। अच्छा, ये एंट्री है ना, इमिग्रेशन। और एक क्या है? एमिग्रेशन, एग्जिट। मतलब किसी पॉपुलेशन में कुछ लोगों का आ जाना और कुछ लोगों का चला जाना, इससे क्या होगा? जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी भैया, कुछ नए जीन ऐड हो जाएंगे और कुछ नए जीन, मतलब हो सकता है पुराने जीन क्या हो जाए? चले जाएं। इसे हम क्या बोलते हैं? जीन माइग्रेशन बोलते हैं। सुनना ध्यान से, व्हेन व्हेन सम इंडिविजुअल moves from one place to another place or population old then old जीन्स या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज।
देन जीन फ्रीक्वेंसी changes. This termed as gene migration. This termed as gene migration. और अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो रहा है, when gene migration occur frequently, gene migration occurs frequently, तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीन फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? जीन फ्लो बोलते हैं। मतलब किसी जगह पे कुछ लोग आ गए, नई फ्रीक्वेंसीज कुछ ऐड हो गई, कुछ नए जीन ऐड हो गए, कुछ लोग चले गए, कुछ पुराने जीन चले गए, वहां से मूव हो गए यानी कम हो गए। अगर ये चीज रैपिड बार बार हो, मतलब 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? जीन फ्लो। और अगर कोई चीज आ रही है या जा रही है, इससे क्या होगा? आपका जीन पूल के अंदर चेंज आएगा। और अगर जीन पूल के अंदर चेंज आएगा तो हमने क्या बोला है कि भैया इवोल्यूशन हो रहा होगा वहां। क्लियर बात? इतना नोट हो गया? एक मिनट हो गया। इसके बाद मेरे पास जो दूसरा फैक्टर है, ये हमारा फैक्टर नंबर 1 था। जो दूसरा फैक्टर है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब आप लोग बताओ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? पढ़ा है पहले हमने क्लास 11 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर। जब हम मियोसिस करते थे तो मियोसिस में प्रोफेज आती थी। क्या आती थी? प्रोफेज। और प्रोफेज के अंदर प्रोफेज 1 जो होती थी उसमें एक प्रोसेस होती थी क्रॉसिंग ओवर। मतलब अगर मान लिया मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है और मेरे पास लेट से मान लिया ये दूसरा क्रोमोसोम है, मतलब एक ही होमोलोगस पेयर होंगे। कैसे होंगे? होमोलोगस पेयर। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, लेट से मान लिया यहां 3 कैरेक्टर थे दोनों पे। मैं कहता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल था ऊपर वाला फेयर स्किन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल था बीच वाला ब्लैक आइज के लिए। किसके लिए? चलो ये फेयर स्किन ब्लैक आइज छोड़ो, ए बी सी डी लिख देते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक। अब हुआ क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास ये वाला क्रोमोसोम और दूसरा ये वाला क्रोमोसोम है, तो इन्होंने क्या किया है? जेनेटिक मटेरियल को आपस में चेंज किया है। मतलब इस पर ये वाला कलर आ गया और यहां पे ये वाला आ गया। तो पहले अगर जीन्स क्या थे? कैपिटल ए, कैपिटल बी थे। अभी क्या आ गया? यहाँ स्मॉल सी आ गया। यहाँ क्या था? स्मॉल ए, स्मॉल बी। यहाँ क्या आ गया? कैपिटल सी आ गया। तो कहने का मतलब जीन के कॉम्बिनेशन बदल गए। और अगर जीन के कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे तो नए नए वेरिएशन आएंगे और उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट बात, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहां होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में कहा? प्रोफेज 1 में। कहां होता है? प्रोफेज 1 के अंदर होता है। और इसकी वजह से भी जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, यानी जीन पूल बदल जाएगा। थर्ड थर्ड जो है बच्चे वो है म्यूटेशन। वो क्या है? म्यूटेशन।
अरे म्यूटेशन तो आपको ऑलरेडी पता है भैया, म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, और अगर चेंज आएगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसीज तो बदल ही जाएंगी। और ये हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं हुगो-डुवेरिज में। तो सडन हेरिटेबल चेंज, सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो अगर जेनेटिक मटेरियल में अचानक से कोई चेंज आएगा तो क्या होगा? कॉजेस चेंज इन जीन पूल। क्या भाई? जीन पूल बदल जाएगा। क्लियर बात? तो ये नोट कर लो, पेज जो रह रहा था थोड़ा। तो है आई थिंक कौन सा होगा, फोर्थ या क्या है? फोर्थ। अगर हम फोर्थ की बात करें तो यह है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो भैया अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है भैया? ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट कर देंगे। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की तो क्या है? प्रिवेंटिंग इंटर ब्रीडिंग, इंटर ब्रीडिंग बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। अब सुना ध्यान से, अगर अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, इससे नई नई फ्रीक्वेंसीज बनेंगे। जैसे मान लिया कि वैसे तो इंडिया में अलाउड नहीं होती है इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, ये सारी मैरिज अलाउड नहीं होती हैं। तो वैसे दिल्ली में तो ज्यादा पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन कभी गांव एरिया में जाओगे तो इंटरकास्ट मैरिज वगैरह भी अलाउड नहीं होती है। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो एक चीज आपको दिखेगा कि कई बार आप फेस देख करके अंदाजा लगा पाओगे कास्ट क्या होगी इनकी। हाँ, यही नहीं पता है। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब क्या हुआ? अपर कास्ट लोअर कास्ट होते हैं ना, SC ST OBC जनरल। तो जैसे अगर हम बात करें तो राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, अलग अलग होते हैं। लोअर कास्ट में अलग अलग कास्ट आती हैं, मुझे उतना ज्यादा नहीं याद है कास्ट के नाम, बट ये इतना आइडिया है कि लोअर एंड अपर कास्ट होते हैं, और अपर कास्ट वाले यूजुअली अलाउ नहीं करते हैं तो मैरी विद द लोअर कास्ट। तो आप कई बार अगर देखोगे दिल्ली उल्ली में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लिखेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आपको देख करके एक अंदाजा लग जाता है कि ये बिलोंग किस कास्ट से करता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब सोचो, इंटरकास्ट मैरिज हो नहीं रही है। अगर इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही है, इसका मतलब ओवर जनरेशन, क्योंकि आज से थोड़ी आ रहा है, तो जमाने से चला आ रहा है। तो क्योंकि जमाने से ये चला आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक पॉपुलेशन पूरी की पूरी क्या हो गई है, एक जैसे कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जो ये कभी भी कैरेक्टर इंटरमिक्स ही नहीं हो रहे हैं ना। अगर इंटरकास्ट मैरिज होती, कैरेक्टर इंटरमिक्स होते, इंटरब्रीडिंग होती, तो हो सकता है चेंज आते, और एक समय ऐसा आता कि आप शायद डिफरेंशिएट ना कर पाते ऑन द बेसिस ऑफ द फेस। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो चेंजेस हैं। जैसे आप अगर जाओगे फॉरेन कंट्री में तो ब्लैक एंड व्हाइट का जो रेसिज्म चलता है उसमें भी तो यही है कि ये ब्लैक है, व्हाइट है। तो वही सेम चीज यहाँ भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, बट वो कास्ट के बेसिस पे चल रही है। तो कहने का मतलब ये भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। मतलब कुछ पॉपुलेशन के सर्टेन ग्रुप ने डिसाइड किया भैया हमें इस ग्रुप से शादी विवाह या ये सारे संबंध नहीं रखने हैं, तो वो अलग हो गए। अच्छा, कई बार आइसोलेशन और तरीके का जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। मतलब कुछ लोग कुछ गांव के या कुछ पॉपुलेशन कोई रह रही थी जगह पर, अचानक से वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर आया और बीच में एक बहुत ऊंचा पहाड़ बन गया। अब उस गांव में कोई एक किसी से शादी करना चाह रहा था, अब वो उस तरफ पहाड़ के और ये इस तरफ पहाड़ के। ये फिजिकल बैरियर है। क्या है फिजिकल बैरियर? अच्छा चलो, अगर हम सेम स्पीसीज की बात कर दें, उसके अलावा कई सारी स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। मतलब इंटर ब्रीडिंग जो है किसमें नहीं हो सकती, अलग अलग स्पीसीज के बीच में नहीं हो सकती। क्यों? डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? हो सकता है ब्रीडिंग सीजन अलग हो,
ब्रीडिंग सीजन अलग हो, जैसे बहुत सारे एनिमल अगर बात करें सीजनल ब्रीडर होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, तो भैया उनमें इंटरब्रीडिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन ही अलग है। कुछ एनिमल्स में ब्रीडिंग ना होने का कारण ऐसा भी होता है कि भैया दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ब्रीडिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि भैया नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक में अलग है, एक में अलग है। और हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक में स्ट्रक्चर अलग हो, दूसरे में स्ट्रक्चर अलग हो, और दोनों कंपैटिबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अच्छा, अगर हम बात करें, कुछ होते हैं जैसे अभी तक जो मैंने बात की प्री जाइगोटिक है, मतलब रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, कॉपुलेशन हुआ ही नहीं, मतलब ये सब जाइगोट के बनने के पहले हो रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अभी तक पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है इसमें, जैसे मान लिया रिप्रोड्यूस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल लॉयन और टाइगर के बारे में आपने सुना होगा, लाइगर एंड टाइगॉन बनते हैं, म्यूल्स एंड जो है डंकी को जब रिप्रोड्यूस कराते हैं तो ना जो है म्यूल करो, डंकी और हॉर्स को जब रिप्रोड्यूस कराते हैं तो म्यूल बनते हैं, क्या बनते हैं, म्यूल बनते हैं। और डंकी हॉर्स में बस जेंडर चेंज करके अगर रिप्रोड्यूस कराएंगे तो हिनी बनता है, यानी हिनी, लाइगर, टाइगॉन, म्यूल, ये सब इंटरब्रीडिंग करके यहाँ बने हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, वो भी इस अलग अलग स्पीसीज के, एक डॉग है, ओ डॉग कह रहा हूं, एक क्या नाम है, हॉर्स है, और एक क्या है, डंकी है, एक लॉयन है, एक टाइगर है। अब इसमें पोस्ट जाइगोटिक क्या हुआ, दोनों ने रिप्रोड्यूस किया, सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस किया। इन केस ऑफ डंकी एंड हॉर्स म्यूल्स एंड हिनी बनते भी हैं, लेकिन म्यूल एंड हिनी दोनों क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब वो फर्दर आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनको बनाने का एकमात्र तरीका है कि डॉग को जो है क्या नाम है, डंकी और हॉर्स को रिप्रोड्यूस कराओ। अगर हम बात करें लॉयन एंड टाइगर को, टाइगॉन एंड लाइगर बनता है, तो उनको बनाने का एकमात्र तरीका है कि भैया आपस में टाइगर और लॉयन को रिप्रोड्यूस कराओ, और कोई तरीका नहीं। तो मतलब ये क्या हुआ, पोस्ट जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्योंकि अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आगे। तो मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सिंपल शब्दों में क्या है, प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग द इंटरब्रीडिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पॉपुलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं। अगला हम चलते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है सडन चेंज, सडन, और अगर हम बात करें बाई चांस, ऐसे लिखते हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसीज, चेंज इन फ्रीक्वेंसीज बाई चांस, इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे अगर बात करो तो इसका एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल था क्लास 10th में, एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, बट शायद ऑब्सोलीट हो गया है, बस हेरिडिटी बचा हुआ है। तो क्या था कि एक पॉपुलेशन थी, एक जगह थी जहां पर दो अलग अलग टाइप के बीटल रहते थे, दो अलग अलग टाइप के बीटल, रेड बीटल थे और ग्रीन बीटल थे। ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन ज्यादा थी क्योंकि जहां वो रहते थे वहां का एनवायरमेंट ग्रीन था, और वो दिखते नहीं थे तो प्रेडेटर उनको खा नहीं पाता था। और ब्लैक तो जो है रेड वाले बीटल जो थे वो क्या थे, कम थे पॉपुलेशन। एक दिन एक हाथी आया और अपना पैर रख दिया ग्रीन बीटल के कॉलोनी के ऊपर, और पूरी कॉलोनी क्या हो गई, ग्रीन बीटल की खत्म। अब वहां जो बीटल्स की पॉपुलेशन थी उसकी फ्रीक्वेंसी तो बदल गई ना, लेकिन ये बदलाव जो आया है ये क्या इंटेंशनल था या जानबूझ के किया गया है, ये तो बाई चांस की बात थी। अगर हाथी ने पैर रख दिया होता रेड बीटल वाली कॉलोनी पे तो रेड खत्म हो जाते पूरे। मतलब ये सब क्या हो रहे हैं, बाई चांस हो रहे हैं। तो बाई चांस भी कई सारी बात फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं ड्यू टू अलग अलग जो है नेचुरल क्लाइमेटीज या मैं बोलूं डिजास्टर की वजह से। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर हमें दो चीजें और पढ़नी है, फाउंडर इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट क्या होता है, बट वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, इसमें इतना नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है अभी। एंड सिक्स इज नेचुरल सिलेक्शन, सिक्स इज नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ये आपको पता है ऑलरेडी, डार्विन की थ्योरी में आप बात कर चुके हो, तो आई थिंक यहां समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स की बात करूं, किसकी बात करूं, तीन टाइप के होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, और डिसरप्टिव।
स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाते हैं। इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्या हो गए, गेट सेलेक्टेड। डायरेक्शनल में क्या होगा, आइदर एक्सट्रीम क्या होंगे, सेलेक्टेड। और इसमें क्या होंगे, बोथ एक्सट्रीम सेलेक्टेड। क्या मतलब हुआ, एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लिया ह्यूमन की पॉपुलेशन में जब बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों का एक वेट होता है। हम मान ले रहे हैं कि बच्चों का वेट जो है 2 से 4 kg कुछ लोगों का होता है, कुछ का वेट 4 से लेकर 6 kg तक होता है या 7 kg तक, और कुछ लोगों का वेट 7 से लेकर के 9 kg के बीच में होता है। कितने कितने मैंने बोला, 2 से 4, 4 से 7 और 7 से 9। इसको 4 से 6 बोल देते। तो अगर आप बात करोगे तो ये मिनिमम वेट है 2 से 4, मैक्सिमम वेट कितना है 7 से 9, और एवरेज वेट कितना है 4 से लेकर के 6। अब एक पॉपुलेशन ऑब्जर्व कर रहा हूं और उस पॉपुलेशन में मुझे ज्यादातर बच्चे 4 से लेकर 6 kg वाले दिख रहे हैं। तो मतलब इंटरमीडिएट वेट वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो मतलब नेचर जनरली किसको प्रीफर कर रहा है, इंटरमीडिएट को ना। इंटरमीडिएट प्रीफर हुए, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ठीक, अगर किसी पॉपुलेशन में ज्यादा बच्चे, चाहे या तो हो सकता है कम वेट वाले हों या ज्यादा वेट वाले, दोनों नहीं होंगे, या तो कम वाले होंगे या तो ज्यादा वाले। तो मतलब ना तो इंटरमीडिएट वाले हुए, सिर्फ एक, या तो कम ज्यादा वाले हो गए या तो कम वाले हो गए। तो इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना, आइदर टुवर्ड्स मैक्सिमम या फिर आप किधर चले गए, मिनिमम की तरफ चले गए, डायरेक्शनल है। डिसरप्टिव क्या होता है, ये बीच वाले सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन ये दोनों हो गए, मतलब बीच वाले नहीं मिलते हैं उस पॉपुलेशन में। ज्यादातर बच्चे या तो कम वेट वाले हैं या तो ज्यादा वेट वाले हैं, यानी बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिसरप्टिव बोलते हैं। और अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम है और वो डायग्राम में बनाना है और उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था, पीक अगर बढ़ गई है तो मतलब ये मीडियम साइज वाले, यानी अगर पीक बढ़ गई है इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट वाले सेलेक्ट हुए हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। वेयर एज अगर ये एरो किसी एक तरफ सेलेक्ट हो गई, चली गई है, मतलब या तो मैक्सिमम वेट वाले सेलेक्ट हुए हैं या तो मिनिमम वेट वाले सेलेक्ट हुए हैं, या बैकवर्ड चले जाए या फॉरवर्ड चले जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल। लेकिन अगर दोनों एक्सट्रीम वाले सेलेक्ट हो जाए और मीडियम वाले सेलेक्ट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अगली क्लास में इसके आगे बात करेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में। और जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे कि मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत बेसिक से इस्तेमाल होगी, तो देखेंगे, ठीक है ना। हाँ,